सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध के अंतर्गत पार्ट 3 के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चंस है। पार्ट 2 में मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 65 तक पढ़ाया था। तो चलिए 66 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह कथन किसका है? ग्रीन का, ली का, क्रॉनबेक का या क्विलिन तथा हन्ना का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, ग्रीन का। ये कथन किसका है? ग्रीन का। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं। मापन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक या इस सभी? तो जो मापन होता है वो मात्रात्मक होता है, जैसे जिसको हम अंक में, प्रतिशत में, औसत में, इसमें रखते हैं। तो ऑप्शन बा यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो मूल्यांकन होता है उसमें मापन और गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों मिला करके होता है। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। किसके माध्यम से व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हम करते हैं? सतत मूल्यांकन द्वारा, इकाई मूल्यांकन द्वारा, दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा या व्यापक मूल्यांकन द्वारा? दोस्तों, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है इसके द्वारा हम व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन करते हैं। तो व्यापक मूल्यांकन यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आंसर यहाँ पर इनको लिखना चाहिए था, सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा, तब ये पूरा का पूरा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होता। लेकिन यहाँ पर केवल सतत मूल्यांकन दे दिया है और यहाँ पर व्यापक दिया है। तो व्यापक शब्द जो है अपने आप में इसके अंदर सारी चीजें समाहित हो जाएंगी, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ड को हमने सही लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 69 है। ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से? ये तो आपको याद हो गया होगा। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन ये सभी आते हैं संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? सत्र के अंत में यानी कि जब बच्चों का जो सत्र है वो पूरा होता है, जैसे एक क्लास लगभग उनका खत्म होने वाला होता है, तब उनका एनुअल एग्जाम होता है, वार्षिक मूल्यांकन होता है। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान, भूगोल व कृषि में, हिंदी तथा संस्कृत में, इतिहास तथा नागरिक शास्त्र में या दर्शन शास्त्र में? तो प्रैक्टिकल किन विषयों में होता है? साइंस में होता है, ज्योग्राफी में होता है, कृषि में भी होता है, एग्रीकल्चर में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर आ जो है ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसीलिए इसमें प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या कठोरता? तो उत्तम परीक्षण की विशेषता वैधता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है और वस्तुनिष्ठता भी होती है। क्या नहीं है पूछा है तो कौन सी विशेषता नहीं है उत्तम परीक्षण की? तो कठोरता, ये विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 है। छात्रों की रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? तो छात्रों की, जिसमें छात्रों का इंटरेस्ट, उनकी मनोवृत्ति, उनके संवेग, इन सब चीजों का ख्याल रखा जाता है, तो वो होता है उनका भावात्मक पक्ष। तो ऑप्शन नंबर ब जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। अगर आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा पिछली वीडियोस में, तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि जब हम बच्चे की त्रुटि का पता लगाते हैं, जब उसकी त्रुटि का पता लगाते हैं, वो किस विषय में कमजोर है, कहाँ पर गलती कर रहा है, तो ये होता है निदानात्मक शिक्षण। लेकिन जब उस बच्चे की कमी को जानने के बाद किस विषय में कमजोर है, जब हम उसको दूर करने के लिए प्रयास करते हैं, जब उसको दूर करने के लिए बच्चे की गणित की प्रॉब्लम है या मैथ की प्रॉब्लम है, तो उसको हम क्या करते हैं? बच्चे को खूब अभ्यास कराते हैं, प्रश्नों का खूब सारे क्वेश्चंस करवाते हैं, तो बच्चे का जो डर है वो भी खत्म हो जाता है और बच्चा आसानी से उस चैप्टर को, उस एक्सरसाइज को लगा लेता है। तो ये हो जाता है उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन नंबर सा जो है उपचारात्मक शिक्षण, ये राइट आंसर हो जाएगा। और जब हम केवल पता लगाते हैं तो ये निदानात्मक होता है। जब हमने उसका पता लगाने के बाद उपचार कर दिया, जब उसको दूर कर दिया, तो ये उपचार हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, नैतिक मूल्यों का, शांति शिक्षा का या केवल संप्राप्ति का?
तो व्यापक मूल्यांकन में व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आ जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष किससे संबंधित है? ज्ञान से, बोध से, अनुप्रयोग से या उपरोक्त सभी से? तो जो संज्ञानात्मक पक्ष है इससे अंतर्गत ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, सतत मूल्यांकन कहलाता है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन, नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन या उपरोक्त सभी? तो नित्य प्रति किया जाने वाला रेगुलर जो मूल्यांकन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सतत मूल्यांकन कहते हैं। तो ऑप्शन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं, विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय कैसे होते हैं? विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय केवल सैद्धांतिक विषय होते हैं, गलत हो जाएगा। केवल बच्चों को यहाँ पर सिद्धांत बताए जाते हैं, केवल लिखवाया जाता है। तो ये आपको पता है कि जो विज्ञान, भूगोल और कृषि विषय होते हैं इसमें सिद्धांतों को लिखवाया तो जाता है, फिर उनका प्रैक्टिकल भी करके बच्चों को दिखाया जाता है। तो सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले, केवल मौखिक मूल्यांकन वाले, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ब, बच्चों को हम लिखवाते भी हैं और उसका प्रयोग भी करवाते हैं। तो सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, उत्तम परीक्षण की विशेषता है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या ये सभी? तो राइट आंसर ऑप्शन द है, ये सभी इसकी क्या है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है? बच्चे के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं हम, बच्चे के अंतिम ज्ञान का, बच्चों के मध्यांतर ज्ञान का या बच्चे के समग्र ज्ञान का? दोस्तों जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है इसमें हम बच्चे के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं रचनात्मक मूल्यांकन में, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, भावात्मक पक्ष कहलाता है बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन, बच्चों के संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष या उपयुक्त सभी? तो जो भावात्मक पक्ष होता है ये बच्चों की रुचियों से, संवेगों से, मनोवृत्तियों से, तीनों से जुड़ा होता है। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं, ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? तो जो ब्लूप्रिंट है इसको देखते ही आपको समझ जाना है कि इसका संबंध क्वेश्चन पेपर से है, प्रश्न पत्र निर्माण से है। तो ऑप्शन नंबर 7 जो है सही हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर भी आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ कि ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला होती है। अब क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है बच्चों को गणित विषय के शिक्षण से, बच्चों में पठन क्षमता विकास से, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से या बच्चों को अंग्रेजी विषय के शिक्षण से? तो उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, इसमें बच्चों की जो गलतियां हैं उनको हम दूर करते हैं उपचारात्मक शिक्षण में। क्वेश्चन नंबर 84 है, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु तैयार किया जाता है अवलोकन, युग मूल्यांकन, छात्र प्रोफाइल या समाज नीति? बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु तैयार किया जाता है छात्र प्रोफाइल, स्टूडेंट प्रोफाइल। ऑप्शन नंबर 7 जो है सही हो जाएगा, 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? नियंत्रण, संकेतक, मापक या फिर ऐन्द्रिक? दोस्तों तो यहाँ पर तो मापन हो जाएगा, लेकिन मापन भी सही नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बच्चे के ज्ञान और कौशल का पता लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें उसका मूल्यांकन करना होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन में मूल्यांकन दिया नहीं हुआ है तो हम कहाँ पर लगाएंगे, हम मापन ही लगाएंगे ना। तो इसीलिए ऑप्शन सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा बच्चे की उपलब्धि की जांच करने के लिए, उसके ज्ञान और कौशल की जांच करने के लिए हम उसका मूल्यांकन करेंगे, ना कि मापन। चूंकि इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया था इसीलिए यहाँ पर आपको मजबूरी में यहाँ पर मापन ही लगाना पड़ेगा। लेकिन अक्सर एग्जाम में ऐसे गलत नहीं देगा, सही ही देगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बच्चे के ज्ञान और कौशल का पता हम मूल्यांकन के द्वारा ही लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? समस्या हमारी और हल भी हमारा, ये तो आप लोगों को रट ही गया होगा, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? समय अधिक लगता है, इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है, सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है या अनुभवजन्य होता है? तो जो क्रियात्मक शोध हम करते हैं इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये होती है कि जो समस्या हम लेते हैं वो हमने अनुभव की होती है अपने दैनिक जीवन में।
तो ऑप्शन द जो है अनुभवजन्य होती है समस्या, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं, क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? तो 4, 6, 9, 8 दिया है, लेकिन यहाँ पर 6 दिया तो हम 6 को ही लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सा जो है ये सही हो जाएगा। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं करता है। पर व्यक्ति, गुणवत्ता, समय, मूल्यांकन। तो क्रियात्मक शोध में गुणवत्ता पर का ख्याल रखा जाता है, समय का भी ख्याल रखते हैं हम, लेकिन कभी कभी समय ज्यादा लग जाता है, और मूल्यांकन भी इसमें होता है। तो ऑप्शन आ जो है पर व्यक्ति से इसका संबंध नहीं होता है, तो ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है? संकल्पना, पूर्व हल, पूर्व उत्तर या परिकल्पना। तो क्रियात्मक सोच से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है परिकल्पना। किसी भी समस्या का जो प्रस्तावित उत्तर होता है, जो भी समस्या देखने के बाद हमारे मन में जो भी उसके उत्तर आते हैं, बहुत तरीके के विचार आते हैं अलग अलग, हाँ ये रास्ता पकड़ेंगे तो भी सही होगा, ये रास्ता, तो जो परिकल्पना कल्पना करते हैं हम, वही होती है परिकल्पना। 2017 में ही ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 91 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यथेष्ट, समष्टि, व्यष्टि या फिर जन समूह। तो उसे हम कहते हैं समष्टि। ऑप्शन नंबर ब जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है? साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रत्यक्षण या फिर अवलोकन। तो यहाँ पर जो प्रत्यक्षण है ऑप्शन नंबर सा ये सही हो जाएगा, ये क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता। तो बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अद्योपान शिक्षक कक्षा कक्ष में करता है, यह कथन किसका है? प्लेटो का, अरस्तू का, रॉस का या ह्यूम का। दोस्तों यह कथन रूसो का है, और रूसो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो ये याद रखिएगा, ये कथन किसका है? रूसो का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 पर आते हैं, निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है। उदाहरणार्थ प्रश्न, पुनः स्मरण प्रश्न, प्रत्याभिज्ञान प्रश्न या बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न। तो निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं वो होते हैं उदाहरणार्थ प्रश्न। ऑप्शन नंबर आ जो है सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 95 पर आते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण यहाँ पर होगा दोस्तों समय की मितव्ययिता, फलांकन की सुगमता, पाठ्यक्रम की व्यापकता या रचना एवं प्रशासन की सुगमता। तो जब हम बच्चों को वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न देते हैं, यानी कि जब बच्चों को हम बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों को देते हैं, बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों से बच्चों का टेस्ट लेते हैं, तो ये बहुत ही कम समय में बच्चे दे लेते हैं, और हमें नंबर देने में भी आसानी होती है, क्योंकि या तो क्वेश्चन गलत होगा या तो सही होगा। और रचना और प्रशासन की भी सुगमता होती है, आसानी से हम बच्चों को जल्दी से करके फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं, बच्चों का नंबर भी चढ़ा लेते हैं। और पाठ्यक्रम की व्यापकता इसमें नहीं आ पाती है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि विशेषता जब हम व्यापकता की बात करेंगे तो उसमें लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस को भी शामिल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, समस्या हमारी और हल भी हमारा किसका लक्ष्य है? ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्रियात्मक शोध। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 2018 में ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है व्यवहारात्मक अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव, स्मृति अनुभव या फिर अधिगम अनुभव। तो शैक्षिक मूल्यांकन का जो अंग है वो है अधिगम अनुभव, यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन में बच्चे ने कितना सीखा, उसके सीखने का अनुभव, बच्चे ने कितना सीखा यही इंपॉर्टेंट होता है। तो सीखने का अनुभव बच्चे स्कूल में प्राप्त करते हैं, जितना सीखते हैं उतना ही अनुभव उनके अंदर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है, परिकल्पना क्या होती है? परिकल्पना किसी भी समस्या के समाधान का पूर्व अनुमान होती है, हम अनुमान लगाते हैं, तो यहाँ पर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, पूर्व अनुमान। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 99 पर आते हैं, मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है? गणित से, विज्ञान से, भूगोल से या अर्थशास्त्र से। तो मापन का अगर हम सामान्य सिद्धांत देखें तो हमें साफ साफ दिखेगा कि मापन गणित से संबंधित है, तो ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये हेल्मस्टेडर ने कहा है, एस स्टीवेंस ने कहा है, बर्ट्रैंड रसेल ने कहा है या वुंड ने कहा? तो ये कहा है एस स्टीवेंस ने। ऑप्शन बा जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आज आपने पार्ट 3 भी कंप्लीट कर लिया दोस्तों। मैं पार्ट 4 भी पढ़ाना चाहती थी, लेकिन मैं पार्ट 4 अब अगली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगी।
तो पार्ट 4 आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। पार्ट 3 तक यहाँ पर मैंने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हमको। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारे विषयों के मास्टर क्लास की लिंक, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की लिंक, सारे विषयों के आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज की वीडियोस मिल जाएंगी। तो सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, तो आप जाकर के देख सकते हैं। और आप लोग चैनल से बने रहिए और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। अगर आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करके ऐप से पढ़ना है और सारे विषयों के नोट्स आपको प्राप्त करने हैं, सारे विषयों राजन पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ प्राप्त करनी है, सारे विषयों को बिना किसी ऐड या प्रचार के आपको देखना है, तो उसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड भी कर लीजिए। और यहाँ पर इस नंबर पर कांटेक्ट करके आगे की जो प्रक्रिया है वो बता दी जाएगी आपको। तो ये कांटेक्ट नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा दोस्तों। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।